गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन पायल के मन में उथल-पुथल मची हुई थी। 19 साल की पायल, जिसकी आंखों में हमेशा बड़ी-बड़ी डिग्रियां और स्टेथोस्कोप के सपने चमकते थे, आज अपने घर के बरामदे में उदास बैठी थी। उसके हाथ में शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज का एडमिशन लेटर था, जिसे वह बार-बार अपनी उंगलियों से छू रही थी। यह कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी आज़ादी का टिकट था। तभी उसके पिता रामदीन जी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बाहर आए। पायल ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, बापू, देखिए मेरा दाखिला हो गया है। अगले हफ्ते से मुझे शहर जाना होगा। रामदीन जी ने एक गहरा कस लिया और पायल की आंखों में देखते हुए बोले, शहर? एक जवान लड़की को अकेले अनजान शहर भेजने का रिवाज हमारे खानदान में नहीं है बिटिया। लोग बातें करेंगे और तेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? पायल की आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन बापू, आपने ही तो कहा था कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो आप मुझे पढ़ने देंगे। मेरा सपना डॉक्टर बनने का है, गांव की किसी रसोई में दम तोड़ने का नहीं। पिता का दिल पसीजा, लेकिन समाज का डर बड़ा था। उन्होंने एक पल सोचा और फिर एक ऐसी शर्त रखी जिसने पायल के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, ठीक है, तू शहर जाएगी, लेकिन अकेले नहीं। तुझे आर्यन से शादी करनी होगी। आर्यन? पायल चौंक गई। आर्यन उसके दूर के एक चाचा का बेटा था, जो शहर में रहता था और वहीं के एक नामी कॉलेज में प्रोफेसर था। वह उम्र में पायल से करीब 9-10 साल बड़ा था और स्वभाव से बहुत ही सख्त और अनुशासित माना जाता था। रामदीन जी ने आगे कहा, आर्यन शहर में रहता है, पढ़ा लिखा है और रसूख वाला है। अगर तू उसकी पत्नी बनकर वहां रहेगी तो मुझे तेरी चिंता नहीं होगी। वो तेरा रक्षक बनेगा और तू अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकेगी। अगर तुझे मंजूर है तो ही शहर के कदम चूमने का सपना देखना, वरना ये एडमिशन लेटर अभी चूल्हे में डाल दे। पायल के सामने दो रास्ते थे, या तो वह शादी करके अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाए, या फिर गांव में रहकर गुमनामी की जिंदगी जिए। उसने भारी मन से अपनी पढ़ाई की खातिर उस अनचाहे बंधन के लिए हाँ कह दी। उसे लगा था कि आर्यन एक प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा है, तो शायद वह उसके सपनों को समझेगा। उधर शहर में जब आर्यन को इस शादी के बारे में पता चला तो वह आग बबूला हो गया। वह एक मॉडर्न और आजाद ख्यालों वाला आदमी था, जिसे एक गांव की अनपढ़ जैसी दिखने वाली लड़की से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अपने पिता के दबाव में आकर उसने भी बेमन से हाँ कर दी। शादी सादगी से हुई। पायल ने लाल जोड़ा तो पहना था, लेकिन उसके मन में सुहाग रात की उमंग नहीं, बल्कि अपनी किताबों को सहेजने की फिक्र थी। उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वह अपना रक्षक समझकर शहर जा रही है, वही उसकी राह का सबसे बड़ा पत्थर बनने वाला है। शहर का वह आलीशान घर, जहाँ की दीवारों पर सन्नाटा पसरा था। पायल अपने लाल जोड़े में सजी कमरे के कोने में रखे सोफे पर बैठी अपनी किताबों को देख रही थी। उसे लगा था कि शहर आकर उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन आर्यन के इस ठंडे कमरे में उसे एक अजीब सी दहशत महसूस हो रही थी। तभी दरवाजा खुला और आर्यन अंदर दाखिल हुआ। उसने अपना काला कोट उतार कर बेड पर फेंका। उसकी आंखों में कोई प्यार या नरमी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चिड़चिड़ापन थी। पायल को अपनी किताबों में सिर घुसाए देखकर आर्यन के माथे पर बल पड़ गए। वह करीब आया और अपनी भारी आवाज में बोला, ये क्या नाटक है? आज तुम्हारी शादी की पहली रात है और तुम यहाँ इन कागजों को चाट रही हो। पायल ने सहम कर ऊपर देखा और मासूमियत से कहा, कल कल मेरा कॉलेज में पहला दिन है और मुझे कुछ जरूरी तैयारी करनी थी। मैंने बापू से कहा था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और झटके से पायल के हाथ से किताब छीन ली। पायल की धड़कनें तेज हो गई।
आर्यन ने किताब को टेबल पर पटका और पायल के चेहरे के इतने करीब आया कि उसकी गर्म सांसें पायल के गालों को छूने लगी। पायल ने डर के मारे अपनी पलकें झुका ली। सुनो पायल, आर्यन का लहजा अब और भी गहरा और मखमली लेकिन सख्त था। तुम यहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं आई हो, तुम मेरी पत्नी बनकर आई हो और एक पत्नी का पहला फर्ज अपने पति को खुश करना होता है, ना कि उसे अपनी किताबों के पीछे छिपाना। उसने पायल की ठोड़ी को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया। पायल की आंखों में डर और नमी थी। आर्यन की नजरें पायल के सुर्ख होठों और उसके कांपते वजूद पर टिक गई। उसने पायल को बाहों में भरकर अपनी ओर खींचा। पायल का कोमल शरीर आर्यन के फौलादी सीने से टकराया। आर्यन जी प्लीज, पायल सुबकते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है। आर्यन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आई। उसने पायल के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, डरना तो चाहिए पायल, क्योंकि अब से तुम्हारी हर सांस पर मेरा हक है। जब मैं घर आऊंगा तो मुझे तुम सजी धजी मिलनी चाहिए, ना कि इन किताबों के साथ। अगर तुमने मुझे खुश नहीं किया तो याद रखना, मैं तुम्हें उस कॉलेज की दहलीज तक भी नहीं पहुंचने दूंगा। आर्यन का जुनून अब उस पर हावी हो रहा था। उसने पायल को अपनी गिरफ्त में और कस लिया। पायल ने उसे रोकने की कोशिश की, उसके सीने पर अपने नन्हे हाथों से प्रहार किया, लेकिन आर्यन की ताकत के सामने वह बेबस थी। उस रात पायल को समझ आ गया कि आर्यन सिर्फ उसका रक्षक नहीं, बल्कि एक ऐसा मालिक है जो अपनी हर जिद पूरी करना जानता है। पायल पूरी रात आर्यन के बाहों के घेरे में रही, लेकिन उसकी नजरें बार बार टेबल पर रखी उन किताबों की तरफ जा रही थी, जो अब उसे अपनी आजादी से दूर ले जा रही थी। आर्यन की नजदीकियों में प्यार कम और अधिकार ज्यादा था, जिसने पायल के मन में एक अनजाना खौफ पैदा कर दिया था। सूरज की पहली किरण के साथ ही पायल की आंखें खुली। रात भर की थकावट और आर्यन के उस जुनूनी बर्ताव के निशान अभी भी उसके कोमल शरीर पर दर्द की लहरें उठा रहे थे। उसने देखा, आर्यन सोकर उठ चुका था और अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसकी नजरें आईने में पायल से टकराई। 8 बज रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाओ और नाश्ता टेबल पर होना चाहिए। आर्यन ने बिना पीछे मुड़े एक सपाट लहजे में कहा। पायल ने लड़खड़ाते कदमों से उठकर रसोई की तरफ रुख किया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद जब वह तैयार होकर बाहर आई तो उसने देखा कि आर्यन अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। पायल भागती हुई आई और बगल वाली सीट पर बैठ गई। आर्यन ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत की और दांत पीस कर बोला, उतरो यहाँ से, तुम मेरे साथ कॉलेज नहीं जाओगी। पायल की आंखों में आंसू आ गए। पर क्यों? आपने ही तो कहा था कि आप मेरा एडमिशन करा चुके हैं। मुझे रास्ता भी नहीं पता। आर्यन ने अपनी गर्दन घुमाई और पायल के चेहरे के इतने करीब आया कि पायल की धड़कनें रुक गई। उसने पायल की एक लट को कान के पीछे किया और फुसफुसा कर बोला, कॉलेज में मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, और वहां किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम मेरी पत्नी हो। अगर किसी ने हम दोनों को साथ देख लिया या तुम्हें मुझसे बात करते पाया तो याद रखना, घर पहुंचने के बाद मैं वो सजा दूंगा जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। आर्यन का यह रूप पायल के लिए बिल्कुल नया था। वह डर के मारे गाड़ी से उतर गई। जैसे तैसे बस लेकर जब वह कॉलेज पहुंची तो वहां की भीड़ और बड़ी बड़ी इमारतें देखकर वह सहम गई। वह क्लास में दाखिल हुई तो देखा कि लड़के लड़कियां आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। आर्यन यानी प्रोफेसर आर्यन हाथ में फाइल लिए पूरे रसूख के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा इतना सख्त था कि उसे देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई आवाज करे। पायल उसे बस देखती रह गई।
घर पर जो इंसान उसे अपनी बाहों में जकड़ता था, यहाँ वह पत्थर की मूरत बना खड़ा था। आज हमारा पहला टेस्ट है। आर्यन की दहाड़ पूरी क्लास में गूंजी। पायल का दिल बैठ गया। उसने तो रात भर पढ़ाई की ही नहीं थी, क्योंकि आर्यन ने उसे एक पल के लिए भी किताबों को हाथ नहीं लगाने दिया था। उसने हिम्मत जुटाकर हाथ उठाया। सर, पर आज तो पहला दिन है। आर्यन ने अपनी तीखी नजरें पायल पर गड़ाई। वह पायल के बेंच के पास आया और झुककर टेबल पर हाथ रखा। उसकी नजदीकी पायल को बेचैन कर रही थी। आर्यन ने सबके सामने कहा, मिस पायल, यहाँ बहाने नहीं चलते। अगर आप पढ़कर नहीं आई तो आपको सजा भुगतनी होगी। और मेरी सजा क्लास के बाहर नहीं, पूरे क्लास के सामने बेंच पर खड़े होकर मिलती है। पायल के गाल शर्म से लाल हो गए। वह बेबसी से आर्यन को देख रही थी, जैसे कह रही हो कि प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन आर्यन की आंखों में कोई रहम नहीं थी। उसने पायल के हाथ से उसकी खाली नोटबुक छीनी और उसे सबके सामने लहराते हुए बोला, अगर कल तक ये नोट्स पूरे नहीं हुए तो आप अपनी इस पढ़ाई को भूल जाइए। पायल को महसूस हुआ कि आर्यन उसे सबके सामने जानबूझकर नीचा दिखा रहा था, ताकि वह टूट जाए और पढ़ाई छोड़ दे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस जुनूनी पति से कैसे निपटे, जो रात को उसे अपनी जरूरत समझता था और दिन में उसे एक मामूली छात्रा की तरह जलील करता था। कॉलेज से घर लौटते समय पायल के मन में सिर्फ नफरत के अंगारे दहक रहे थे। पूरी क्लास के सामने आर्यन ने जिस तरह उसे जलील किया था, उसका अपमान पायल के लिए सहना नामुमकिन हो गया था। घर पहुंचते ही पायल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पागलों की तरह अपनी मेडिकल की किताबों में डूब गई। उसने ठान लिया था कि वह आर्यन को साबित कर देगी कि वह कोई कमजोर लड़की नहीं है। रात के 11 बज रहे थे। अचानक कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। आर्यन अंदर आया। वह आज पहले से भी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसने देखा कि पायल अभी भी टेबल पर झुकी हुई पढ़ रही है और उसने आर्यन की तरफ देखा तक नहीं। आर्यन की ईगो को यह बात चुभ गई। आर्यन की ईगो को यह बात चुभ गई। वह दबे पांव पायल के पीछे आया और झटके से उसकी कुर्सी को अपनी ओर घुमा दिया। पायल चीखते चीखते बची, अभी तक ये रट्टा जारी है। मैंने कहा था ना कि घर आने के बाद मुझे मेरी पत्नी चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं। आर्यन की आवाज में एक अजीब सा जुनून और अधिकार था। पायल ने हिम्मत जुटाई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आपने क्लास में मेरा अपमान किया आर्यन जी। आपने सबके सामने मुझे नीचा दिखाया। क्या यही आपका फर्ज है? आर्यन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ पायल के चेहरे को अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया। उसकी उंगलियां पायल की नाजुक त्वचा पर दबाव बना रही थी। वो मेरी क्लास थी पायल, और वहां तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो, और ये मेरा कमरा है, यहाँ तुम मेरी जागीर हो। उसने पायल की किताब उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी। पायल सन्न रह गई। मेरी किताब, आपने ऐसा क्यों किया? वह रोने लगी। आर्यन ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसे बेड पर पटक दिया। वह खुद उसके ऊपर हावी होते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी तवज्जो सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। रात भर तुम उन बेजान पन्नों को देख रही थी, जबकि तुम्हारा पति तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो जब तुम्हें गुस्सा आता है? आर्यन का लहजा अब बदलने लगा था। नफरत की जगह अब एक बेकाबू चाहत ले रही थी। उसने पायल के गले पर अपनी ठंडी उंगलियां फेरी, जिससे पायल के पूरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। पायल ने उसे धक्का देने की कोशिश की। हटिए यहाँ से, मुझे आपसे नफरत है। नफरत और प्यार में बहुत बारीक लकीर होती है पायल।
आर्यन ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा और उसके कानों की लौ को धीरे से काट लिया। पायल के मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। आर्यन का जुनून अब सीमाओं को लांघ रहा था। उसने पायल के हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर एक हाथ से जकड़ लिया। कल तुम्हारा फिर से टेस्ट है ना? तो सुनो, अगर तुम चाहती हो कि कल मैं तुम्हें क्लास में ना टोकूं, तो आज तुम्हें मुझे पूरी तरह खुश करना होगा। तुम्हारी आजादी की कीमत मेरी संतुष्टि है। पायल बेबस थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। आर्यन उसके जिस्म से खेल रहा था जैसे वह कोई खिलौना हो। वह उसे चूम रहा था, उसे अपनी बाहों में भींच रहा था, लेकिन उन चुंबनों में प्यार से ज्यादा एक विजेता का गर्व था। पायल का शरीर आर्यन की छुअन का जवाब देने लगा था। ना चाहते हुए भी वह उस आग में जलने लगी थी जो आर्यन ने लगाई थी। पूरी रात पायल आर्यन की जिद और अपनी मजबूरियों के बीच पिसती रही। सुबह होने तक पायल पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन आर्यन के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे लगा था कि उसने पायल को जीत लिया है। पर वह नहीं जानता था कि पायल के मन में अब बगावत की एक ऐसी चिंगारी सुलग चुकी है जो जल्द ही 16 बनने वाली थी। पिछली रात की तड़प और आर्यन के उस बेकाबू जुनून ने पायल को शरीर और रूह दोनों से थका दिया था। सुबह जब पायल की आंख खुली तो उसने खुद को आर्यन की मजबूत बाहों में कैद पाया। आर्यन गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। पायल ने धीरे से उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया। उसके बदन का हर हिस्सा कल रात की जबरदस्ती की गवाही दे रहा था। पायल ने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। उसे कॉलेज के लिए देर हो रही थी और आज वही इम्तिहान था जिसकी धमकी आर्यन ने दी थी। हड़बड़ाहट में पायल अपनी एक किताब ढूंढ रही थी कि तभी आर्यन की आंख खुल गई। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं। आर्यन ने बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे कॉलेज जाना है आर्यन जी, आज मेरा टेस्ट है। पायल ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। आर्यन उठा और पायल के पास आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि पायल ने आज अपना दुपट्टा ठीक से नहीं ओढ़ा है। उसने झटके से पायल का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। इतनी भी क्या जल्दी है कि तुम अपने पति को एक विदाई चुम्बन भी नहीं दे सकती? पायल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़िए मुझे देर हो रही है। इसी छीना झपटी में पायल का पैर फिसला और वह सोफे के कोने से टकरा गई। एक तेज आवाज आई। पायल की कुर्ती की सिलाई बगल से उधड़ गई थी। पायल का चेहरा शर्म से सफेद पड़ गया। उसने फौरन अपने हाथ से उस फटे हुए हिस्से को छिपाने की कोशिश की। देखो तुम्हारी लापरवाही का नतीजा। आर्यन कड़वाहट से हंसा। अब इसी हाल में जाओगी कॉलेज या फिर घर में रुककर मेरी सेवा करोगी? पायल की आंखों में गुस्से के आंसू आ गए। मैं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आज का टेस्ट नहीं छोड़ूंगी। उसने जैसे तैसे अपनी सुरक्षा पिन से उस फटे हिस्से को ढका और कॉलेज की तरफ भाग गई। उसे लगा था कि शायद आर्यन को अपनी गलती पर पछतावा होगा और वह उसे छोड़ने आएगा, लेकिन आर्यन अपनी गाड़ी लेकर पहले ही निकल चुका था। पायल जब क्लास पहुंची तो टेस्ट शुरू हो चुका था। वह हांफती हुई दरवाजे पर खड़ी हुई। मे आई कम इन सर? पूरी क्लास की नजरें पायल पर टिक गई। आर्यन जो स्टेज पर खड़ा था, उसने अपनी घड़ी देखी और बड़ी बेरहमी से बोला, आधे घंटे की देरी। मिस पायल, लगता है आपको नियमों की कोई परवाह नहीं है। अंदर आइए और सीधे बेंच पर खड़ी हो जाइए। पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपती आवाज में बोली, सर प्लीज
मेरी बात सुनिए। पायल को महसूस हुआ कि उसकी रूह को सरेआम नीलाम किया जा रहा है। उसने एक नजर आर्यन की तरफ देखा। उम्मीद थी कि वह उसे इस अपमान से बचाएगा, लेकिन आर्यन हाथ में पेन लिए आराम से अपनी फाइल को देख रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। पायल का सब्र का बांध टूट गया। वह अपमान और शर्मिंदगी के बोझ से दब गई। उसने अचानक बेंच से छलांग लगाई, अपनी किताबें समेटी और रोते हुए क्लास से बाहर भाग गई। आर्यन उसे पुकारता रहा, लेकिन पायल अब रुकने वाली नहीं थी। उसे एहसास हो गया था कि जिस आदमी को वह अपना हमसफर मान रही थी, वह दरअसल उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। पायल सीधे बस स्टैंड पहुंची और गांव की बस में बैठ गई। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अब और नहीं। अब ये रिश्ता यही खत्म होगा। गांव जाने वाली बस की खिड़की से बाहर देखते हुए पायल की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके कानों में अभी भी उन लड़कों की गंदी हंसी और आर्यन की वह सर्द आवाज गूंज रही थी। पायल ने अपनी फटी हुई कुर्ती को अपने दुपट्टे से और कसकर ढक लिया, जैसे वह अपने घावों को दुनिया की नजरों से छिपाना चाहती हो। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का वादा किया था, वही उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। शाम ढलते ढलते वह अपने घर की दहलीज पर खड़ी थी। उसे इस हाल में देखकर उसकी माँ के हाथ से पानी का लोटा छूट गया। पायल, बिटिया तू इस वक्त, और ये तेरी हालत, क्या हुआ है? पायल कुछ नहीं बोली, बस अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके पिता रामदीन जी भी भागते हुए आए। पायल की सिसकियां रुक ही नहीं रही थी। जब वह थोड़ा संभली तो उसने अपनी टूटी हुई आवाज में वह सब कुछ बता दिया जो आर्यन ने उसके साथ किया था। वह आधी रात का जुल्म, वो सरेआम दी गई सजा और वो फटी कुर्ती का अपमान। रामदीन जी का खून खौल उठा। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और दहाड़े, मैंने उसे तेरा रक्षक बनाकर भेजा था, भक्षक नहीं। आर्यन ने अपनी मर्यादा लांघी है, अब वह मेरा दामाद नहीं रहा। उधर शहर में आर्यन जब रात को घर लौटा तो पूरे घर में पसरा सन्नाटा उसे डसने लगा। उसे उम्मीद थी कि पायल रसोई में रो रही होगी या कमरे में छिपकर बैठी होगी। वह अपने कमरे में गया और पायल को पुकारा, पायल, मेरा ब्लैक सूट प्रेस कर दो, कल मीटिंग है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने अलमारी खोली तो देखा कि पायल के कपड़े वहां नहीं थे। टेबल पर रखी उसकी किताबें भी गायब थी। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। उसने पायल को फोन लगाया, पर फोन बंद था। पहली बार आर्यन के अंदर एक अनजान सा डर पैदा हुआ। क्या वह सच में चली गई? उसी वक्त आर्यन के पिता का फोन आया। उनकी आवाज में गुस्सा और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। आर्यन, तूने ये क्या किया? पायल यहाँ गांव आ गई है और उसने जो बताया है उसे सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया है। अगर तू उसे वापस लाना चाहता है तो अभी गांव आ, वरना इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म समझ। आर्यन ने बिना वक्त गंवाए अपनी गाड़ी निकाली और गांव की तरफ दौड़ पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास तो था, पर उसका अहंकार अभी भी उसके साथ था। उसे लगा था कि वह गांव जाकर दो चार रौब वाली बातें करेगा और पायल डर कर वापस आ जाएगी। आधी रात को जब आर्यन की गाड़ी पायल के घर के बाहर रुकी तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। आर्यन पूरे रसूख के साथ अंदर दाखिल हुआ। पायल अपने कमरे में थी। आर्यन ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। पायल, बाहर आओ, ये क्या बचपना है, चलो मेरे साथ घर। पायल बाहर आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक ठंडी नफरत थी। उसने आर्यन की नजरों में अपनी नजरें गड़ाई
और शांत लहजे में कहा, घर? कौन सा घर आर्यन जी? वो जहां मेरी रूह को हर रात कुचला जाता है, या वो कॉलेज जहां मेरे मान सम्मान की बोली लगाई जाती है? आर्यन उसकी हिम्मत देखकर दंग रह गया। वह आगे बढ़ा और पायल का हाथ पकड़ने की कोशिश की। देखो पायल, मैं मानता हूँ कल थोड़ा ज्यादा हो गया था, पर पति हूँ तुम्हारा, थोड़ा हक तो बनता है। हक? पायल ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। हक प्यार से कमाया जाता है आर्यन जी, जबरदस्ती से नहीं। आपने मेरे शरीर पर तो अधिकार पा लिया, पर मेरे मन में अपने लिए बची आखिरी इज्जत भी खो दी। आप प्रोफेसर होंगे बड़े शहर के, पर इंसानियत में आप अभी भी कोरे कागज हैं। आर्यन ने गुस्से में कहा, जुबान संभाल कर बात करो पायल। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तमाशा खड़ा करने नहीं। पायल ने अपने पिता की ओर देखा और फिर आर्यन से बोली, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मुझे तलाक चाहिए। मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना जो अपनी पत्नी को सिर्फ एक जरूरत और अपनी ईगो को सहलाने का जरिया समझता है। तलाक शब्द सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सीधी साधी गांव की लड़की उसे छोड़ने की हिम्मत करेगी। गांव के लोगों ने आर्यन को घेर लिया। आर्यन को समझ आ गया कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल गया, पर पायल की वो नफरत भरी नजरें उसके सीने में खंजर की तरह उतर गई थी। पायल उस रात चैन से सोई क्योंकि उसने पहली बार अपने लिए आवाज उठाई थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आर्यन का जुनून अभी भी बाकी था। आर्यन शहर वापस तो आ गया था, लेकिन वह आलीशान घर अब उसे किसी शमशान जैसा लग रहा था। जहाँ पहले पायल की छन छन और उसकी मासूमियत भरी आवाज गूंजती थी, वहां अब सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा था। आर्यन ने शराब की बोतल उठाई और सोफे पर गिर पड़ा। वह जितना पायल को भूलने की कोशिश करता, उसे पायल का वही रोता हुआ चेहरा और वो फटी हुई कुर्ती याद आती जिसे उसने भरी क्लास में अनदेखा कर दिया था। उसे याद आया कि कैसे उसने पायल के हाथों को जकड़ा था, कैसे उसके सपनों को अपनी पैरों की जूती समझा था। पहली बार आर्यन के रसूखदार दिल में पछतावे की एक ऐसी आग लगी जिसने उसकी रातों की नींद छीन ली। नफरत करती हो ना मुझसे पायल, लेकिन अब तुम मेरी नफरत में नहीं, मेरी तड़प में जलोगी। आर्यन ने खुद से बड़बड़ाते हुए खाली गिलास दीवार पर दे मारा। इधर गांव में पायल ने खुद को संभालना शुरू कर दिया था। उसने तय किया था कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिछले कुछ दिनों से पायल को सुबह उठते ही जी मिचलाने और चक्कर आने की शिकायत हो रही थी। उसकी माँ ने जब पायल की हालत देखी तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। डॉक्टर को बुलाया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुबारक हो, पायल माँ बनने वाली है। पायल सन्न रह गई। उसकी आंखों के सामने आर्यन का वह जुनूनी चेहरा घूम गया। एक तरफ वह इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी और दूसरी तरफ उसकी कोख में आर्यन के प्यार और जबरदस्ती की आखिरी निशानी पल रही थी। वह अपनी कोख पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, मैं इस बच्चे को आर्यन की परछाई भी नहीं बनने दूंगी। उधर आर्यन से अब और रहा नहीं गया। वह 2 महीने बाद फिर से गांव पहुंचा, लेकिन इस बार वह पहले जैसा घमंडी प्रोफेसर नहीं था। उसके बाल बिखरे थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह सीधा पायल के दरवाजे पर खड़ा हो गया। पायल बाहर आई। उसे देखकर आर्यन के दिल की धड़कनें रुक गई। पायल पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और गंभीर लग रही थी। आर्यन घुटनों के बल बैठ गया और पायल का हाथ थामने की कोशिश की। पायल, मुझे माफ कर दो। मैं पागल हो गया था। मुझे तुम्हारी पढ़ाई से नहीं,
तुम्हारी आजादी से डर लगता था। मुझे लगता था कि तुम पढ़ लिख कर मुझे छोड़ दोगी। प्लीज वापस चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आर्यन की आवाज में पहली बार एक ऐसी टूटन थी जिसने पायल के कलेजे को चीर दिया। पायल ने अपना हाथ झटक दिया और कड़वाहट से बोली, माफी? क्या उन आंसुओं की माफी मिल सकती है जो आपने पूरी क्लास के सामने मुझे दिए? क्या उस रात की माफी है जब आपने मेरे जिस्म को अपनी जागीर समझा था? अब बहुत देर हो चुकी है आर्यन जी। आर्यन ने उसकी आंखों में नमी देखी और चिल्लाकर बोला, देर नहीं हुई है, मैं बदल जाऊंगा पायल, मैं वादा करता हूँ। मैं तुम्हें कॉलेज ले जाऊंगा, मैं खुद तुम्हारे लिए नोट्स बनाऊंगा। पायल ने एक गहरी सांस ली और अपना बम फोड़ा। मैं माँ बनने वाली हूँ आर्यन जी। आपकी संतान आपकी संतान मेरी कोख में है। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे पर एक पल के लिए खुशी आई, लेकिन अगले ही पल पायल ने उसे मिट्टी में मिला दिया। लेकिन ये बच्चा सिर्फ मेरा है। इसे आपकी दौलत या आपके नाम की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में पछता रहे हैं तो मुझे तलाक दे दीजिए और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाइए। आर्यन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच दिया हो। वह जिस बच्चे की खबर सुनकर झूमना चाहता था, उसी बच्चे के नाम पर उसे अपनी पत्नी से दूर होने की सजा मिल रही थी। मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगा पायल, और ना ही मैं तुम्हें और मेरे बच्चे को इस गांव में छोड़ूंगा। अब तुम मेरी जिद नहीं, मेरी इबादत हो। अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आर्यन की आवाज में अब पहले वाला अहंकार नहीं, बल्कि एक प्रेमी का पागलपन था। पायल उसे वहीं छोड़कर अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर बारिश होने लगी थी और आर्यन वहीं पायल की चौखट पर भीगता रहा, जैसे अपने गुनाहों को धोना चाहता हो। गांव की मूसलाधार बारिश और कड़कड़ाती बिजली के बीच आर्यन पायल की चौखट पर बूत बना बैठ खड़ा था। उसकी सफेद शर्ट पानी से पूरी तरह भीग चुकी थी और उसके जिस्म की हरारत अब ठंडक में बदल रही थी, लेकिन उसकी आंखों की तपिश वैसी ही थी। अंदर कमरे में पायल सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ अनजाने में ही अपनी कोख पर टिके थे। बाहर गिरती बारिश की हर बूंद उसे आर्यन के उन सर्द लहजों की याद दिला रही थी, लेकिन वहीं एक टीस उसे ये भी बता रही थी कि आर्यन अभी भी बाहर खड़ा है। पायल की मां ने खिड़की से झांका और भर्राई आवाज में कहा, पायल, वो लड़का तो वहीं खड़ा है, बिजली कड़क रही है, उसे अंदर बुला ले बिटिया। इंसानियत भी कोई चीज होती है। पायल ने अपनी आंखें मूंद ली। इंसानियत? माँ, जब उसने भरी क्लास में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी, तब उसकी इंसानियत कहाँ थी? उसे वहीं रहने दो। रात के 2 बज चुके थे। अचानक एक जोरदार कड़का हुआ और गांव की बिजली गुल हो गई। पायल के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। आर्यन वहीं दहलीज पर बैठा था, ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसकी नजरें पायल को ही ढूंढ रही थी। पायल दिया जलाकर बाहर आई तो उसने देखा कि आर्यन का चेहरा बुखार से लाल हो चुका था। तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं? पायल ने गुस्से और चिंता के मिले जुले भाव से पूछा। आर्यन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, कहाँ जाऊं पायल? जहाँ तुम नहीं वहां मेरा कोई घर नहीं। तुमने कहा था ना कि मुझे सिर्फ तुम्हारा शरीर चाहिए था। देखो, आज मैं अपनी रूह लेकर आया हूँ। अगर तुम नहीं चली तो ये बारिश और ये रात ही मेरा अंत होगी। आर्यन की ऐसी हालत देखकर पायल का पत्थर जैसा दिल एक पल के लिए पसीज गया। उसने ना चाहते हुए भी उसे अंदर आने को कहा। आर्यन को कंबल ओढ़ाते वक्त पायल के हाथ आर्यन के गर्म माथे से छुए तो एक बिजली सी उसके बदन में दौड़ गई।
वही छुअन, वही एहसास। लेकिन आज उसमें दरिंदगी नहीं, बल्कि एक समर्पण था। अगली सुबह जब आर्यन की आंख खुली तो उसने देखा कि पायल रसोई में उसके लिए काढ़ा बना रही थी। आर्यन उसके पास गया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भरने ही वाला था कि पायल ने झटके से उसे हटा दिया। अपनी सीमा मत लांघना आर्यन जी। ये काढ़ा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप मेरे घर के बाहर बीमार हुए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको माफ कर दिया है, पायल ने सख्ती से कहा। आर्यन की आंखों में दर्द उभर आया। उसने मेज पर रखे पायल के कॉलेज के पुराने नोट्स देखे। उसने चुपचाप पेन उठाया और उन नोट्स में कुछ लिखना शुरू किया। पायल ने जब बाद में देखा तो वह दंग रह गई। आर्यन ने उन जटिल थ्योरीज को इतने आसान डायग्राम्स और शब्दों में समझा दिया था जैसे वह पायल के सपनों का रक्षक बन गया हो। तभी गांव के कुछ लोग वहां आ पहुंचे। उन्होंने आर्यन को घेर लिया। शहर के बाबू, सुना है तुमने हमारी बेटी को बहुत सताया है। यहाँ से निकल जाओ, वरना गांव की पंचायत जो फैसला करेगी वो तुम्हें मंजूर नहीं होगा। आर्यन खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही प्रोफेसर वाला रसूख लौटा। वह इस बार विनम्रता के साथ, पंचायत बुला लीजिए, मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर ही जाऊंगा, और अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। पायल खिड़की से ये सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही घमंडी आर्यन जो अपनी ईगो के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, आज एक आम इंसान की तरह गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। तभी पायल को फिर से चक्कर आया। आर्यन ने बिजली की फुर्ती से दौड़कर उसे गिरने से बचाया। पायल उसके सीने से जा लगी। उस पल के लिए दोनों की धड़कनें एक हो गई। आर्यन ने उसके कान में फुसफुसाया, पायल, मुझे एक मौका और दो। इस बार मैं तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आऊंगा, बल्कि उनका आधार बनूंगा। पायल ने उसकी आंखों में देखा, जहां अब नफरत नहीं बल्कि एक गहरे प्यार का समंदर हिलोरे मार रहा था। लेकिन क्या एक बार का टूटा हुआ भरोसा इतनी जल्दी जुड़ सकता था? आर्यन के समर्पण और गांव वालों के सामने उसकी माफी ने पायल के दिल की कठोर बर्फ को थोड़ा पिघला दिया था। ना चाहते हुए भी अपनी कोख में पल रहे बच्चे के भविष्य और आर्यन की आंखों में दिख रहे सच्चे पछतावे के कारण पायल शहर वापस जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इस बार पायल वैसी मासूम और दबी कुचली लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में एक नई चमक और इरादों में मजबूती थी। जैसे ही वे शहर के उसी आलीशान घर में दाखिल हुए, पुरानी यादें पायल को डराने लगी। वही कमरा, वही बेड, जहां आर्यन का जुनून उस पर हावी हुआ था। आर्यन ने पायल की घबराहट को महसूस किया। उसने पायल का हाथ थाम लिया और बहुत ही कोमलता से कहा, पायल, ये घर अब तुम्हारी जेल नहीं, तुम्हारा महल होगा। तुम जब तक नहीं चाहोगी, मैं तुम्हें छूऊंगा तक नहीं। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारा और हमारे बच्चे का ख्याल रखने के लिए हूँ। अगली सुबह आर्यन ने पायल को तैयार होने के लिए कहा। पायल को लगा कि आर्यन उसे फिर से घर के कामों में लगा देगा, लेकिन आर्यन ने उसके हाथ में उसका बैग और नई किताबें थमा दी। चलो पायल, कॉलेज जाने का वक्त हो गया है, आर्यन ने एक मजबूत मुस्कान के साथ कहा। पायल की आंखें फटी की फटी रह गई। कॉलेज? पर लोग क्या कहेंगे? उन लड़कों का सामना कैसे करूंगी? आर्यन की आंखों में एक ठंडी चमक आई। वही तो आज तुम्हें देखना है। आज के बाद कोई तुम पर हंसने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही आर्यन की काली कार कॉलेज की पार्किंग में रुकी, पूरे कॉलेज में सुगबुगाहट शुरू हो गई। आर्यन कार से उतरा और उसने खुद आगे बढ़कर पायल के लिए दरवाजा खोला। उसने सबका ध्यान खींचते हुए पायल का हाथ अपने हाथ में लिया और
गर्व से चलकर कॉरिडोर से गुजरा। जैसे ही वे उसी क्लास के सामने पहुंचे जहां पायल का अपमान हुआ था, आर्यन ने पायल को अंदर भेजा और खुद पोडियम पर खड़ा हो गया। क्लास में वही लड़के मौजूद थे जिन्होंने पायल की फटी कुर्ती का मजाक उड़ाया था। आर्यन का चेहरा अब एक पत्थर जैसा सख्त था। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। आर्यन की दहाड़ गूंजी। मिस पायल केवल इस कॉलेज की एक होनहार छात्रा नहीं है, बल्कि वो मेरी पत्नी है। उस दिन जो भी कुछ हुआ वो मेरी एक टीचर के तौर पर परीक्षा थी और आप सबकी इंसानियत की हार थी। पूरी क्लास सन्न रह गई। आर्यन ने उन 3 लड़कों की तरफ इशारा किया जिन्होंने सबसे ज्यादा शोर मचाया था। तुम तीनों अभी के अभी पूरी क्लास के सामने और मिस पायल के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगोगे, वरना इस क्लास से तुम्हारा नाम और कैरियर हमेशा के लिए खत्म समझो। लड़कों के चेहरे सफेद पड़ गए। आर्यन का रसूख ऐसा था कि किसी की चू करने की हिम्मत नहीं हुई। उन लड़कों को पायल के पैरों के पास झुककर माफी मांगनी पड़ी। पायल की आंखों में जीत के आंसू थे। उसने आर्यन की तरफ देखा, तो गर्व से उसे ही देख रहा था। उस शाम घर लौटने के बाद आर्यन ने पायल के लिए खुद खाना बनाया। खाने की मेज पर आर्यन ने पायल के हाथ चूमते हुए कहा, पायल, मैंने उस दिन तुम्हारी ड्रेस फटने पर तुम्हें सजा दी थी। आज मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सजा दो। आर्यन ने एक कैंची पायल के हाथ में थमा दी और अपनी महंगी शर्ट की तरफ इशारा किया। पायल हंस पड़ी और उसने कैंची एक तरफ रख दी। उसने आर्यन के गले में अपनी बाहें डाल दी। आर्यन ने उसे धीरे से ऊपर उठाया और सोफे पर बिठाया। उसके हाथों का स्पर्श आज बहुत ही नाजुक और प्यार भरा था। मुझे सजा नहीं, मुझे आपका वही प्यार चाहिए जो आपने गांव की बारिश में वादा किया था, पायल ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन ने पायल के माथे को चूमा और उसके पेट पर हाथ रखते हुए बोला, मैं और हमारा बच्चा हमेशा तुम्हारे सपनों के साथ खड़े रहेंगे। उस रात उनके बीच का टकराव खत्म हुआ और एक नई गहरी मोहब्बत की शुरुआत हुई। लेकिन पायल को अंदाजा नहीं था कि उसकी प्रेगनेंसी के आने वाले महीने आर्यन के लिए एक नई परीक्षा लेकर आने वाले हैं। शहर के उस घर में अब पायल और आर्यन के बीच मोहब्बत की नई इबादत लिखी जा रही थी। आर्यन अब पायल के सपनों का रक्षक बन चुका था, लेकिन यह सुकून ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला था। एक सुबह अचानक घर की घंटी बजी और सामने आर्यन की माँ सुमित्रा देवी खड़ी थी। सुमित्रा देवी पुराने ख्यालात की एक सख्त महिला थी, जिन्हें यह कभी पसंद नहीं था कि उनके घर की बहू बाहर जाकर पढ़ाई करे। जैसे ही उन्होंने पायल के हाथ में मेडिकल की किताबें लिए देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या देख रही हूँ मैं? बहू के हाथ में कलछी होनी चाहिए और यहाँ तो डॉक्टरी का भूत सवार है। पायल सहम गई। उसने दुपट्टा ठीक किया और पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। सुमित्रा देवी ने उसे आशीर्वाद देने के बजाय आर्यन की तरफ मुड़कर कहा, आर्यन, तूने इसे बिगाड़ दिया है। मैंने सुना है कि ये गांव भाग गई थी और तू इसे वापस ले आया, और ये क्या, कॉलेज जाना अभी भी जारी है? आर्यन ने शांति से पायल के कंधे पर हाथ रखा और अपनी माँ की आंखों में झांकते हुए कहा, माँ, पायल अब सिर्फ इस घर की बहू नहीं, मेरे होने वाले बच्चे की माँ भी है। और रही बात पढ़ाई की, तो ये इसका सपना है और अब मेरा भी। बच्चे की बात सुनकर सुमित्रा देवी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उनकी पाबंदियां कम नहीं हुई। अगले कुछ दिनों तक घर में एक अजीब सा तनाव रहा। सुमित्रा देवी जानबूझकर पायल को ऐसे कामों में लगा देती जिससे उसे कॉलेज जाने में देरी हो जाए।
पायल की प्रेगनेंसी का छठा महीना चल रहा था। उसका शरीर भारी होने लगा था और पढ़ाई का बोझ भी बढ़ रहा था। एक रात पायल अपनी मेज पर सिर रखकर सो गई थी। आर्यन कमरे में आया। उसने देखा कि पायल के पैर सूज गए हैं। उसका दिल भर आया। उसने चुपचाप गर्म पानी मंगवाया और पायल के पैर धोने लगा। पायल की नींद खुली तो वह हड़बड़ाकर उठने लगी। बैठी रहो पायल, आर्यन ने बड़े प्यार से उसे दबाया। तुम मेरे लिए और इस परिवार के लिए इतना कुछ कर रही हो, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? आर्यन का यह रूप देखकर पायल की आंखों में आंसू आ गए। नफरत का वह पहाड़ अब पूरी तरह से पिघल चुका था। अगले दिन कॉलेज में पायल का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम था। सुमित्रा देवी ने सुबह सुबह पायल को रोक लिया। आज घर पर बड़ी पूजा है, तुम कहीं नहीं जाओगी। पायल ने आर्यन की तरफ बेबसी से देखा। आर्यन समझ गया कि आज उसकी माँ पायल की परीक्षा ले रही है। आर्यन आगे बढ़ा और अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ, आज पायल का जाना जरूरी है। ये उसके कैरियर का सवाल है। तू अपनी माँ के ऊपर इस लड़की को चुन रहा है? सुमित्रा देवी चिल्लाई। मैं गलत के ऊपर सही को चुन रहा हूँ माँ, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। उसने पायल का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी तक ले गया। रास्ते में उसने पायल का हौसला बढ़ाया। पायल, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। घर की दीवारें मैं संभाल लूंगा। कॉलेज में पायल ने अपना प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से दिया, लेकिन घर लौटते वक्त अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज दर्द महसूस हुआ। आर्यन उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि तनाव की वजह से पायल का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है और उसे पूरा आराम चाहिए। आर्यन घर आया और अपनी माँ से साफ लफ्जों में कह दिया, माँ, अगर आज मेरी पत्नी या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। पायल मेरी इज्जत है और इसकी खुशियों के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, यहाँ तक कि आपसे भी। सुमित्रा देवी आर्यन के इस जुनूनी प्यार को देखकर दंग रह गई। उन्हें एहसास हुआ कि आर्यन अब वो पुराना बेटा नहीं रहा जो उनकी हर बात मान लेता था। पायल के प्रति आर्यन का ये समर्पण देखकर धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। लेकिन पायल के लिए असली अग्नि परीक्षा अभी बाकी थी। वो थी उसकी फाइनल डिलीवरी और डॉक्टरी की आखिरी परीक्षा, जो दोनों एक ही समय पर होने वाली थी। पायल की प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हो चुका था और किस्मत का खेल देखिए, उसकी डॉक्टरी की फाइनल परीक्षा की तारीखें भी ठीक उसी समय पड़ी। पायल का शरीर भारी हो गया था। उसे चलने फिरने में भी तकलीफ होती थी, लेकिन उसकी आंखों में वह जुनून कम नहीं हुआ था। आर्यन रात रात भर जागकर पायल के साथ पढ़ाई करता, उसे नोट्स पढ़कर सुनाता और उसके पैरों की मालिश करता। सुमित्रा देवी, जो अब तक पायल के खिलाफ थी, आर्यन का समर्पण और पायल की हिम्मत देखकर धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उन्होंने भी अब पायल के लिए पौष्टिक खाना बनाना और उसकी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। परीक्षा का आखिरी दिन था। पायल सुबह उठी तो उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। वह जानती थी कि अगर उसने आर्यन को बताया तो वह उसे कॉलेज नहीं जाने देगा। वह किसी तरह टैक्सी लेकर कॉलेज पहुंची। परीक्षा हॉल में बैठते ही उसे तेज लेबर पेन शुरू हो गया। पायल के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसका हाथ पेन चलाना नहीं छोड़ रहा था। सिर्फ आधा घंटा और, बस आधा घंटा, वह खुद से फुसफुसा रही थी। जैसे ही परीक्षा खत्म होने की घंटी बजी, पायल की चीख निकल गई। वह अपनी सीट पर ही गिर पड़ी। कॉलेज में हड़कंप मच गया। आर्यन, जो बाहर अपनी गाड़ी में पायल का इंतजार कर रहा था, भागता हुआ अंदर आया। पायल को तड़पते देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। पायल, मुझे माफ कर दो,
मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए रुआसे होकर कहा। पायल ने दर्द के बीच आर्यन का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोली, आर्यन जी, मैंने पेपर पूरा कर लिया, अब मुझे अस्पताल ले चलिए। अस्पताल पहुंचते ही पायल को लेबर रूम में ले जाया गया। बाहर आर्यन की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वह कॉरिडोर में इधर उधर भाग रहा था। कभी भगवान से प्रार्थना करता तो कभी खुद को कोसता। सुमित्रा देवी ने उसे संभाला। धैर्य रख बेटा, पायल बहुत बहादुर लड़की है। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि मामला पेचीदा है, क्योंकि पायल बहुत कमजोर हो चुकी है और जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने डॉक्टर से हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए डॉक्टर, बस मेरी पत्नी सही सलामत बाहर आनी चाहिए। अंदर पायल की लड़ाई जारी थी। दर्द इतना था कि उसे लग रहा था उसकी जान निकल जाएगी। अचानक उसे आर्यन की वो बात याद आई जो उसने गांव की बारिश में कही थी, मैं तुम्हारे सपनों का आधार बनूंगा। पायल ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और एक जोरदार कोशिश की। तभी अस्पताल के सन्नाटे को दो नन्ही चीखों ने तोड़ दिया। जुड़वा बच्चों की आवाज सुनकर आर्यन के घुटने जमीन पर टिक गए। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह अंदर गया तो देखा कि पायल पीली पड़ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक रूहानी सुकून था। आर्यन ने पायल का माथा चूमा और उसके हाथों में उन नन्हे फरिश्तों को सौंपते हुए कहा, पायल, तुम जीत गई। तुम माँ भी बन गई और दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर भी। सुमित्रा देवी ने भी पायल के सिर पर हाथ रखा और भावुक होकर बोली, बहू, आज तूने साबित कर दिया कि एक औरत चाहे तो सब कुछ हासिल कर सकती है। मुझे माफ कर देना, मैं तुझे समझ नहीं पाई। पायल की आंखों में जीत और खुशी के आंसू थे। जिस सफर की शुरुआत अपमान और नफरत से हुई थी, वह आज एक मुकम्मल परिवार और सम्मान के मुकाम पर पहुंच चुका था। आर्यन का जुनून अब नफरत नहीं, बल्कि अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति एक पवित्र इबादत बन गया था। 2 साल बीत चुके थे। शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में मेडिकल कॉलेज का दीक्षांत समारोह चल रहा था। हवा में एक अलग ही उमंग थी। आर्यन, जो अब उसी कॉलेज का डीन बन चुका था, स्टेज पर खड़ा था। उसकी आंखों में आज वह पुराना कठोरपन नहीं, बल्कि एक गहरा गर्व था। ऑडिटोरियम की पहली पंक्ति में आर्यन की माँ सुमित्रा देवी बैठी थी और उनकी गोद में 2 नन्हे फरिश्ते आर्यन और पायल के जुड़वा बच्चे खेल रहे थे। आर्यन ने माइक संभाला और भारी आवाज में बोलना शुरू किया, आज मैं यहाँ एक प्रोफेसर या डीन की हैसियत से नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर खड़ा हूँ जिसने प्यार और जुनून का असली मतलब अपनी पत्नी से सीखा है। यह मेडल उस शख्स के लिए है जिसने दर्द सहा, अपमान सहा, लेकिन अपने सपनों का गला नहीं घोटा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने नाम पुकारा, डॉक्टर पायल आर्यन। पायल, जो आज ब्लैक गाउन और कैप में किसी परी जैसी लग रही थी, गरिमा के साथ स्टेज पर चढ़ी। जैसे ही आर्यन ने पायल के गले में गोल्ड मेडल डाला और उसे उसकी डिग्री थमाई, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पायल की आंखों में वे सारे मंजर घूम गए। वह गांव की अनचाही शर्त, वह पहली रात की कड़वाहट, वह फटी हुई कुर्ती का अपमान और वह मां बनने का कठिन सफर। डिग्री लेने के बाद पायल माइक के पास आई। उसने आर्यन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सफलता का स्वाद मीठा होता है, लेकिन जब आपका हमसफर आपके सपनों का बोझ खुद अपने कंधों पर उठा ले, तो वह सफर इबादत बन जाता है। आर्यन जी, आपने मुझे झुकना नहीं बल्कि उड़ना सिखाया।
तभी आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और उसे दबाया। ऑडिटोरियम की बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। यह वीडियो पायल के उन गुप्त पलों का था जब वह रात रात भर जागकर बच्चों को एक हाथ से झुलाती और दूसरे हाथ से पढ़ाई करती थी। आर्यन ने चोरी छिपे ये वीडियो बनाए थे। वीडियो के अंत में बड़े अक्षरों में लिखा आया, डॉक्टर पायल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कमिंग सून। पायल सन्न रह गई। आर्यन ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, पायल, तुमने आखिरी डिग्री हासिल कर ली है। अब दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। ये तुम्हारा अपना अस्पताल है जहां तुम उन गरीब लड़कियों का इलाज और उनकी मदद करोगी जो अपने सपनों के लिए लड़ रही है। ये मेरा तुम्हें शादी का वह तोहफा है जो मैं उस पहली रात नहीं दे पाया था। पायल ने सबके सामने आर्यन का हाथ थाम लिया। आज उनका रिश्ता अधिकार और जरूरत से ऊपर उठकर सम्मान और अटूट प्रेम की मिसाल बन चुका था। सुमित्रा देवी ने भी अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बच्चों को लेकर स्टेज पर आई। जैसे ही पूरा परिवार एक साथ खड़ा हुआ, पायल ने अपनी कैप हवा में उछाल दी। यह केवल एक डिग्री की जीत नहीं थी, बल्कि एक औरत के आत्मसम्मान और एक पुरुष के सुधरे हुए जुनून की जीत थी। प्यार वही है जो आपको बांधे नहीं, बल्कि आपको अपनी पहचान ढूंढने में आजाद कर दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। आपको इस कहानी का कौन सा भाग सबसे ज्यादा भावुक कर गया, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।